आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 30 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे आईडीएफ के लिए नया ऑपरेशन बन ही गया मौत का जाल, कई फौजियों के मारे जाने की खबर। 4 इस्राएली फौजी हुए गायब, शायद हमास उठा ले गया हैनिबल प्रोटोकॉल एक्टिव। नुकसान बढ़ता देख इस्राएली फौज कर रही सीजफायर की मांग। इस्राएल के टॉप डिफेंस चीफ हुए हुकूमत के फैसले से नाखुश, पड़ सकती है दरार। ईरान में मोसाद की हालत हुई पतली, आईआरजीसी ने कई और जासूस किए गिरफ्तार। और रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला, कई घर और फैक्ट्रियां तबाह। करते हैं शुरुआत। जैसा कि आईडीएफ चीफ याल जामिन ने खुद ही कबूल किया था एक हफ्ते पहले कि नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करना मौत के जाल में फंसने जैसा होगा, अब वही हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी है। गजा सिटी के अल जैतून इलाके में भड़कती लड़ाई ने इस्राएली फौज को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। 1 सिपाही मारा गया, 11 जख्मी पड़े हैं और 4 अब तक गायब हैं। इस मुतालिक कई खबरें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हर जगह फिगर बदल रही है। इस्राएल की मीडिया ये मान रही है कि ये जंग 7 अक्टूबर के बाद की सबसे सख्त टक्कर है। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, सब कुछ वही लिखा है जो आपको बता रहा हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई इतनी भारी है, इतनी जबरदस्त है कि इस्राएल ने पब्लिकेशन बैन लगा दिया है, यानी खबरें बैन कर दी गई हैं ताकि अपनी फौज की नाकामी दुनिया के सामने ना आने दी जाए और पता न चल सके कि कितना नुकसान हो रहा है। मगर मैदान में हकीकत छुपती नहीं। अल कस्साम ब्रिगेड ने 2 टूक ऐलान किया है कि भूलने वालों को हम याद दिला दें, मौत या गिरफ्तारी। 4 गायब सिपाहियों के बारे में शक है कि शायद वो अब हमास के कब्जे में हो, हमास के लड़ाकियों ने उठा कर ले गए। इसके मुतालिक अलग आगे आपको खबर दिखाऊंगा। इसी डर से इस्राएल ने शायद बदनाम हैनिबल प्रोटोकॉल तक को एक्टिवेट कर दिया है, यानी अपने सिपाहियों को जिंदा कैद होने से बचाने के लिए उन्हें खुद ही खतरे में डालना या मार देना हैनिबल डायरेक्टिव कहलाता है। ये अनादोलू एजेंसी में पूरी खबर लिखी है, जहां आगे लिखा गया है कि अल कस्साम ब्रिगेड के कमांडर अबू वैदा ने पहले ही साफ कह दिया था कि गजा पर कब्जा करने का ख्वाब इस्राएल की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप के लिए तबाही साबित होगा। हमारे इलाके में जो भी आएगा या तो मरेगा या कैद होगा। आपको याद होगा सबसे पहले आज सुबह 8 बजे हमने आपको इस मुतालिक खबर दी थी और अब खबरें बहुत तेजी से डेवलप हो रही हैं। आज से रात तक बहुत कुछ होने वाला है। दूसरी खबर देखिए, जॉर्डन के रोया न्यूज ने ज़ायनी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर दी है कि गजा सिटी के जैतून इलाके में इस्राएली फौजियों पर एक सख्त और भारी सिक्योरिटी इंसिडेंट पेश आया है, जिसमें कई इस्राएली सिपाही मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। देखिए, खबर अलग हो गई, कई सिपाहियों के मारे जाने की खबर आ गई। इसे इस्राएल के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी मुकावमत ने फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने 29 और 30 अगस्त की रात के अंधेरे में नाइट विजन से इस्राएली फौज की मूवमेंट को देखा और फिर उन्हें एक जाल में फंसा लिया। इसके बाद वहां खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। रोया न्यूज़ के मुताबिक 30 अगस्त की खबर के मुताबिक हिब्रू मीडिया का कहना है कि इस जंग में जो फौजी जख्मी हुए हैं उनकी हालत बेहद नाजुक से लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस तक बताई जा रही है। वहीं कई इस्राएली सिपाहियों के मारे जाने की भी तस्दीक हुई है। देखिए, कई लिखा है, एक सिपाही नहीं लिखा है, कई सिपाहियों के मारे जाने की तस्दीक हुई है, लिखा गया। यानी गजा के जैतून इलाके में हुई ये बड़ी लड़ाई इस्राएली फौज के लिए अब तक की सबसे भारी चोट साबित हो रही है। एक और बड़ी खबर देखिए, रोया न्यूज चैनल के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 29 अगस्त की रात गजा सिटी में हुए घात लगाकर किए गए हमले यानी एम्बुश के बाद कई इस्राएली फौजी गायब हो गए हैं, जिनका पता नहीं चल रहा। बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाके उन फौजियों को पकड़कर या उठाकर अपने साथ ले गए हैं। रोया न्यूज ने 30 अगस्त को लिखा कि हिब्रू मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक ये हमला अचानक शुरू हुआ। पहले एम्बुश से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, फिर दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। इसके बाद इस्राएली फौज की तरफ से रीइंफोर्समेंट आई और ज्यादा फौजी आए और जख्मी सिपाहियों को बैटलफील्ड से मैदान जंग से बाहर निकाला गया। अब तक की शुरुआती लेकिन गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट है, गैर तस्दीक शुदा है, तस्दीक नहीं हुई है। तमाम अखबार इस बारे में लिख रहे हैं लेकिन तस्दीक नहीं हुई, लेकिन फिर भी गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये हो सकता है कि इस हमले में कम से कम 4 इस्राएली फौजी कैद कर लिए गए हों, उन्हें हमास की अल कस्साम ब्रिगेड किडनैप करके ले गई हो। अगर ये बात सही साबित हुई तो इसका असर सीधे सीधे किसी भी आने वाली सीज़फायर डील पर पड़ेगा।
क्योंकि अब हमास के पास जिंदा होस्टेजेस की तादाद बढ़ जाएगी और वो मजबूत पोजीशन से अपनी शर्तें रख सकेगा। ये वाकया इसराइल के लिए न सिर्फ मिलिट्री नुकसान है बल्कि शर्मिंदगी का भी एक बड़ा सबब बन सकता है कि इतना भारी लावो लश्कर, लाखों फौजी, टैंक, तोपे, न जाने ऊपर ड्रोन्स और फाइटर जेट्स निगरानी कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर उसके सिपाही पकड़े जाते हैं मैदानी जंग में तो बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। क्योंकि इंटरनेशनल जो पटल है, जो उस पर जो है इंटरनेशनल स्टेज पर आईडीएफ का बहुत भुक्काल है, हमारे यहाँ भी है। एक और खबर है, गजा सिटी के जैतून इलाके में हुए खतरनाक हमले के बाद हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर छोटा मगर बहुत और बेहद सख्त पैगाम छोड़ा है, जिसमें लिखा है, हम उन लोगों को याद दिलाते हैं जो भूल जाते हैं, मौत या कैद। इस मैसेज के मतलब क्या है? यानी इसराइली फौजी गजा सिटी को कब्जाने की मुहिम में या तो मारे जाएंगे या फिर हमास उन्हें कैद कर लेगा, मौत या कैद। ये बयान उस वक्त आया है कि जब हिब्रू मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जैतून में कस्साम ब्रिगेड्स के घात लगाकर, एम्बुश लगाकर किए गए हमले में इस्राएली फौज को भारी नुकसान हुआ है। और अगर नुकसान किया है कस्साम ब्रिगेड ने तो तभी ये मैसेज किया है कि हमने तुमसे कहा था, अभी भी इस मिशन को रोक दो। बढ़ते हैं आगे सर, इसराइल से बहुत बड़ी खबर है, नुकसान बढ़ता देख इसराइली फौज जंग के बजाय सीज फायर करवाने का प्लान बना रही है। इसराइल के अंदर हालात अब और उलझते दिख रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल की 30 अगस्त की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। इसके मुताबिक इतवार को होने वाली सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग, इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में इसराइल के टॉप डिफेंस चीफ्स एकजुट होकर इसराइली मिनिस्टर्स से अपील करेंगे कि वो गजा सिटी पर नए बड़े हमले के बजाय मौजूदा सीजफायर और होस्टेज डील को मंजूरी दें, हमला ना करें, सीजफायर करें। इसराइल के इस टॉप अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली आर्मी के चीफ याव जामिर, मोसाद डायरेक्टर डेविड बार्निया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तजाची हनकबी इसी लाइन पर यानी सीज फायर करवाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ शिन बेट के एक्टिंग चीफ का रुख अभी साफ नहीं किया गया है। सिक्योरिटी हलकों का कहना है कि हमास की तरफ से ओके की जा चुकी ये डील वही है जिसके लिए इसराइल ने महीनों तक खुद दबाव बनाया था और खुद बातचीत की थी। अब जब ये ऑफर टेबल पर मौजूद है, हमास माना बैठा है, तो इसराइल के टॉप अफसरों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इसराइली कैबिनेट ने इस पर संजीदगी क्यों नहीं दिखाई और अब तक बैठक क्यों नहीं बुलाई। सिक्योरिटी चीफ्स का मानना है कि इस वक्त सीजफायर और होस्टेज की रिहाई पर रजामंदी न देना होस्टेजेस की जिंदगियों के साथ एक बुरी तरह से हारने वाला जुआ खेलने जैसा होगा। यानी इसराइल के टॉप डिफेंस चीफ्स कल की बड़ी मीटिंग से, सिक्योरिटी कैबिनेट की बड़ी मीटिंग से पहले गजा में सीज फायर करवाने की मांग उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही समझ आ रहा है कि गजा की जंग जीतना उनके लिए अब भी आसान नहीं है, जैसे 2 साल से नहीं था, और इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, फौजियों के एतबार से भी और होस्टेजेस की जान के एतबार से भी। हुकूमत और फौज एक बार फिर आमने सामने है। अब बात ईरान की, जहां मोसाद की हालत पतली होती जा रही है। IRGC ने आज ऐलान किया है कि उन्होंने 8 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद से ताल्लुक रखने का शक है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब इन लोगों पर इल्जाम है कि वो सेंसिटिव मिलिट्री ठिकानों के नक्शे, ईरान की सेंसिटिव संवेदनशील मिलिट्री ठिकानों के नक्शे और टॉप कमांडर्स की डिटेल्स इसराइल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने अपना ज़मीर ईमान पेश दिया पैसे के लिए। IRGC का कहना है कि इन लोगों ने मोसाद से ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी। ईरान के नॉर्थ ईस्ट इलाके में इन्हें गिरफ्तार किया गया इससे पहले कि ये अपना प्लान अंजाम देते। इनके पास से लॉन्चर्स, बम, बारूदी सुरंगें और ट्रैप बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। बात रूस और यूक्रेन की जंग की। यूक्रेन पर रूस ने एक जबरदस्त हमला किया है। एक शख्स की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यूक्रेनी अफसरान ने बताया है कि रूस ने जुमे की देर रात सेंट्रल और साउथ ईस्ट यूक्रेन पर मैसिव अटैक किया, जिसमें कम से कम 1 शख्स की मौत हो गई और 16 लोग जख्मी हो गए। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस कहती है कि रात के अंधेरे में रूस ने जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं। जापोरिजिया में कई
घर तबाह हो गए। कैफे, सर्विस स्टेशन और इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां भी नुकसान की चपेट में आ गई हैं। गौरतलब है कि 2022 में रूस की यूक्रेन पर जंग शुरू करने के बाद से डिनिप्रोपेट्रोवस्क फ्रंट लाइन से दूर रहा था। ये इलाका फ्रंट लाइन से दूर रहा था, लेकिन अब यहां भी हालात बदलते दिख रहे हैं। खुद यूक्रेनी हुकूमत ने माना है कि रूसी फौज ने इस रीजन में एंट्री ले ली है। उधर रूस भी दावा कर रहा है कि उसकी फौज यहां मजबूती से पैर जमा चुकी है। ये थी कुछ बड़ी हेडलाइंस, बड़ी खबरें, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।